अब अगर आप वाटर सेक्टर को देखें तो ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज इज़ अ की इशू, जो वाटर की अवेलेबिलिटी, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन अ कंट्री इज़ अफेक्टिंग। अब फिजा साहिबा ने भी ये फरमाया कि जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान का शुमाल दुनिया के उन ममालिक में होता है जो क्लाइमेट से होने वाले तबाहकारियाँ और होने वाले इफ़ेक्ट से disproportionately मुतासर है. We are considered as the fifth most vulnerable country to climate change. और ये vulnerability जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर आप especially इस vulnerability को देखें तो ये water intensive sectors में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, particularly वो sectors such as agriculture, energy, food, coastal fisheries. इन सेक्टर्स में बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ये वल्नरेबिलिटी हमें ज़्यादा नज़र आती है। हिस्टोरिकली अगर हम जो आपका सवाल है कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स को देखें तो गवर्नेंस जो और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स जो हैं dealing with climate change in Pakistan and dealing with climate governance, unfortunately they have been operating in silos. Unfortunately we do not see a link between these two policy approaches as much as it should be there. So for example अगर आप देखें तो हमारा 2017 में क्लाइमेट चेंज एक्ट प्रोमलगेट हुआ, और उस एक्ट के बाद जो है सूबाई लेवल पे भी और वफाकी लेवल पे भी क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज़ की फॉर्मुलेशन हुई, द लेटेस्ट बीइंग द 2022 एट द फेडरल लेवल। पाकिस्तान में वाटर के ऊपर भी जो नेशनल वाटर पॉलिसी जो है वो इनेक्ट की गई बाय द फेडरल गवर्नमेंट इन 2018। और अगर आप इस वक्त देखें तो हर प्रोविंस के पास अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अपनी पॉलिसीज़ हैं अराउंड वाटर मैनेजमेंट। And why the provinces are and their policies are important, because we also have to keep in mind that water is a provincial subject. और इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा जो पहले मेरा ख्याल है जो लेजिस्लेशन हमारे पास आई थी वो पंजाब वाटर एक्ट की शक्ल में आई थी 2019 में। उसके बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा में बनी, सिंध में बनी एग्रीकल्चर पॉलिसी 2018। तो ये बिट्स एंड पीसेस हमारे पास जो पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। मगर अगर आप वो एक्सपर्ट्स जो इस फील्ड में काम करते हैं उनको अगर आप देखें तो ये दिस हैज़ बीन पॉइंटेड आउट टाइम एंड अगेन दैट देयर इज़ अ नीड कि हमारे जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स हैं जो क्लाइमेट चेंज को ड्राइव करते हैं और वो गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स जो वाटर रिलेटेड इश्यूज को ड्राइव करते हैं इन द कंट्री, they need to be aligned for us to respond to the effects of climate change more effectively. So for example हमें ये नज़र आता है कि अगर आप नेशनल वाटर पॉलिसी को देखें 2018 की, तो उसमें वाटर क्वालिटी इश्यूज के ऊपर एक कंप्लीट निगलेक्ट है। इसी तरह देयर इज आल्सो एन एब्सेंस कि हम किस तरह के टारगेट सेट करना चाहते हैं। देयर इज आल्सो एन एब्सेंस एट द प्रोविंशियल एंड नेशनल लेवल इन टर्म्स ऑफ alignment with the sustainable development goals, and in particular the gender inclusion, which Fiza Saiba spoke so eloquently before me. So and besides that, I also think कि जो हम coordination की बात करते हैं, coordination gap भी बड़े conspicuous हैं in these policies. The policy talks about the improved water governance in the country. जबकि हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली जो चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या जो वाटर गवर्नेंस के अराउंड अरेंजमेंट्स हैं, these powers are vested with the provinces. So this conflation of national and provincial responsibilities over water, we have seen that this is resulting in a lack of clear ownership and lack of responsibility for the provision of water. और इसी लिहाज से मेरा ख्याल है ये ज़रूरी है टू एम्फसाइज के प्रोविंशियल जो हमारी आइडेंटिटी है या प्रोविंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवर वाटर गवर्नेंस, उसके ऊपर एम्फसाइज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो चीज़ है, जब हम वाटर इनसिक्योरिटी की या वाटर स्कैरसिटी की बात करते हैं, if you look at our discourse, our mainstream discourse, it has for a very long time focused on how we as a country are water scarce country, we need to build dams, etc., etc. But I think what all this discourse has done is to divert also our attention
from the human cost of water insecurity in the country, i.e. the impact on the most vulnerable communities, जो आपका सवाल भी है. शायद हम ये तो बात करते हैं कि as a country how we are water scarce, but underneath it अगर आप सोचें तो इस issue के ऊपर क्या हम एक ऐसी society की बात कर रहे हैं जहाँ पे maybe there are areas which have more access to water. There are segments of society which have more unequal distribution of water resources. और इसीलिए ज़रूरी है कि जो हमारी policy frameworks हैं, especially at the provincial level, they need to take into account these geographical and the disparities within the societies when it comes to access to water. अगर आप फॉर एग्जांपल अगर हम कराची की मिसाल लें तो कराची में हम जानते हैं कि there are around 20 million people who live here, और तकरीबन ये समझा जाता है कि इन 20 million residents की needs के लिए हमें 1.1 billion gallons of water is required every day. But various studies have shown that how almost half of this amount of water is actually available. But if you dig a little deeper and think about it, whether within this half of the availability of water for the city of Karachi that we are talking about, are there any differential access to available water resources on different factors such as economic factors, political factors within the different segments of society. जो हम जानते हैं कि एक रियलिटी है हमारे माशरे की. तो एक तो मेरा पॉइंट है कि जो हमारी कॉन्वर्सेशन है उसको भी हमें रीफ्रेम करने की ज़रूरत है. By focusing it more specifically on the people who are most affected by this water challenge, by focusing it to the places which are most affected by this water challenges, so that जो हमारी policy frameworks हैं, they can take into account specifically the needs of the different segments of society, and it also goes for the needs of different sectors, the industries, etc., etc. Thirdly, the point that I wanted to make is कि जब हम impact की बात करते हैं water scarcity की किसी भी society में on जो पसमानदा तबका होता है, vulnerable communities होती हैं, उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि human cost of water scarcity को take into account किया जाए. अगर आप पाकिस्तान को देखें तो globally हमारे मुल्क का शुमाल उन टॉप 10 कंट्रीज में होता है जिसमें people have where there are greatest number of people who do not have access to safe drinking water. और अराउंड हमारी जो 90% ऑफ हमारी ड्रिंकिंग वाटर है दैट कम्स फ्रॉम द ग्राउंड वाटर. और अगर आप इसको देखें तो इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप with the safety, with the health concerns, and broadly about the quality of life that the people who drink this water. Constitutionally अगर आप देखें तो हमारा जो constitution define करता है, so every citizen have a right to life, and this right to life also includes the right to safe drinking water. But are we able to provide this safe drinking water to a wider sector of society? I think this is an important question that we need to talk about and also see what challenges are there, particularly कि अगर water जैसे हमने देखा है कि in recent times it has mostly been a private sector driven activity. Would that also mean that the people who do not have economic means to afford this service, how do we take into account their needs as well? And which brings me to the point of the pricing of water. A pricing of water again एक बड़ा key part है जो water governance challenge इस वक्त है पाकिस्तान में. और ये जो pricing mechanism है या pricing of water for different sectors, चाहे वो consumer sector हो, agriculture sector हो, industrial sector हो, this ultimately determines the choice for the consumption of water. So for example आपकी pricing determine करेगी agriculture sector में कि किस किस्म के crops हमने उगाने. प्राइसिंग मैकेनिज्म जो है वो डिटरमिन करता है कि इंडस्ट्रीज किस हद तक जो है पानी का जो है केयरफुल इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूमर्स किस तरह उसका इस्तेमाल करते हैं. अब इसके बारे में अगर आप देखें तो चुनाचे जो वाटर प्राइसिंग स्ट्रेटजी है
It is part of our water policy of 2018. But at the same time, there have been various studies and various expert opinion on this, on how water has sort of historically remained underpriced in Pakistan. और जब हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो प्राइसिंग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि हम एक्विटी इम्प्लीकेशंस को किस तरह टेक इनटू अकाउंट करते हैं इनटू प्राइसिंग मैकेनिज्म्स. दिस आल्सो मींस कि हमारी जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशंस हैं क्लाइमेट के ऊपर, वो इन इम्पैक्ट्स और प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के इम्पैक्ट्स को टेकन टू अकाउंट करें. कि अगेन जो मैं पहले बात कर रहा था कि अगर वो लोग जिनके पास इकोनॉमिक मीन्स नहीं है, हाउ विल दे एक्सेस वाटर थ्रू प्राइवेट ऑपरेटर्स एंड ऑल. So these are the some of the points I wanted to mention at the outset, but I think we'll continue this discussion